डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सीबीएसई। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। इस चैप्टर में फिजियोलॉजी, जो कि हमारे बॉडी से रिलेटेड है, हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो हमारे फिटनेस को कैसे बढ़ाते हैं, हमारे फिटनेस को बनाने के लिए क्या क्या हेल्प करती है, तो ये इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। कुछ मेन टॉपिक्स है, वो है, पहला है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। फिटनेस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ये हम जानते हैं, ये सब शायद आपको स्कूल में पढ़ाया होगा। कुछ कुल मिला के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन से 5 है? पहला है स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इनफैक्ट एक और होता है, वो होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ऑब्लिक एजिलिटी, लेकिन तुम्हारे कोर्स के हिसाब से कोऑर्डिनेशन अभी नहीं है इसमें। तो पहला है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स, यानी कि फिटनेस का भी जितने भी कंपोनेंट है उसमें हमारी जो फिजियोलॉजी है, हमारा जो बायोलॉजी है, वो कैसे उसको हेल्प करती है, यानी कि उसको या कम करती है या ज़्यादा करती है, वो फिजियोलॉजी के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आगे। सेकेंड पॉइंट होगा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेस। हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारे जो सिस्टम है उसमें उसमें क्या होता है, उसमें वो क्या कम होता है वो या ज़्यादा हो जाता है, वो कैसे कैसे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। किस किस में? एक्चुअली 3 मेन सिस्टम के ऊपर, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। ऐसे तो और भी सिस्टम होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 है। राइट, ओके। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। एज अगर हो जाए तो उसमें क्या क्या हमारे इंसान के बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। उसके बाद है स्पोर्ट्स इंजरीज। कौन कौन से स्पोर्ट्स इंजरीज जनरली होते हैं, अगर खेलते हुए अगर कुछ इंजरीज हो जाते हैं, वो कौन कौन से तरह के स्पोर्ट्स इंजरीज होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और लास्ट वाला जो टॉपिक होगा वो है फर्स्ट एड, जिसका एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। राइट, ओके। पहला है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस कौन कौन सा है हमने बताया था। स्ट्रेंथ, सबसे पहला होता है स्ट्रेंथ, फिर आगे आता है इंड्योरेंस, फिर है स्पीड एंड उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अलावा भी एक और होता है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वो है कोऑर्डिनेशन, राइट, और एजिलिटी, लेकिन उसके बारे में हम इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है। राइट, ओके। सबसे पहला हम देखेंगे स्ट्रेंथ के बारे में, कि स्ट्रेंथ फिजियोलॉजिकली कैसे काम करता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में ऐसा क्या क्या चीज़ है जो स्ट्रेंथ को बढ़ाने में या स्ट्रेंथ को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो उसमें से सबसे पहला है मसल कॉम्पोजिशन। अच्छा, हमारे जो मसल्स है वो मसल्स 2 तरह के फाइबर से बने होते हैं। एक होता है फास्ट ट्विच मसल फाइबर और दूसरा होता है स्लो ट्विच मसल फाइबर। याद रखना, जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर है उसको उसको हम वाइट मसल फाइबर भी कहते हैं, और जो स्लो ट्विच मसल फाइबर है उसको रेड मसल फाइबर कहते हैं। जो ये जो रेड जो बीच बीच में जो है वो क्या, वो कौन सा बोला था मैंने? वो है स्लो ट्विच मसल फाइबर। राइट, और दूसरा वाला जो वाइट वाइट कलर के है वो है वाइट मसल फाइबर, और वी कैन ऑल्सो से दैट फास्ट ट्विच मसल फाइबर। राइट, जो हमारा जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाता है या कौन इफेक्ट करता है, वो है वाइट मसल फाइबर, ठीक है, जो कि फास्ट ट्विच मसल फाइबर है। राइट, सेकेंड पॉइंट है साइज ऑफ मसल। हमारे जो मसल्स होते हैं डिपेंड करता है हमारा स्ट्रेंथ कि हमारे मसल का साइज़ कितना है। राइट, अगर बड़ा मसल है, ज़्यादा मसल है, तो उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और अगर मसल्स नहीं है तो स्ट्रेंथ कम होगा या नहीं होगा। राइट, थर्ड पॉइंट है बॉडी वेट। ये कहते हैं ना कि मोर वेट मोर पावर। जितना बॉडी हमारे उसमें होता है उस हिसाब से पावर होता है, यानी कि स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। लेकिन जिनका वेट ज़्यादा होता है उनमें बाकी जो कंपोनेंट्स है वो नहीं होते। बाकी कंपोनेंट्स मैंने क्या क्या बोला था? स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब जो होता है ना, कोऑर्डिनेशन, ये सब जो जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है उनका स्ट्रेंथ तो होता है, लेकिन बाकी कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको फिट नहीं कह सकते। एक फिटनेस के लिए पांचों कंपोनेंट का सही होना बहुत ज़रूरी है। राइट, ओके। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्सिस। इंटेंसिटी ऑफ नर्व यानी क्या हुआ ये, कि जितना जल्दी एक मैसेज हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है, कोई भी काम, जैसे हम कोई भी काम करें, किकिंग करें या रनिंग करें, कोई भी एक्टिविटी कर ले, या फिर गर्म को टच करे, गर्म कोई चीज़ को, उस एक मैसेज पहुंचता है ना कि
या फिर ठंडे कुछ भी तरह का अगर हम काम करें तो सबसे पहले ना हमारे नर्व के थ्रू मैसेज पहुंचता है नर्वस सिस्टम में, फिर नर्वस सिस्टम उसको वापस मैसेज भेजता है कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो ये वाला जो भी एक्शन है कि ये जो नर्व इम्पल्सेस, इसको इम्पल्स कहते हैं, जो मैसेज मैंने बोला ना, वो इम्पल्सेस जिसका जितना स्पीड होगा, मतलब जितना जल्दी नर्वस सिस्टम से जाके उतना जल्दी वापस आएगा, वो फिर स्ट्रेंथ उससे इफेक्ट होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज एज। इंसान का एज के हिसाब से भी स्ट्रेंथ होता है। कम एज है तो कम स्ट्रेंथ, मिडिल एज है तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। एक्चुअली स्ट्रेंथ का सबसे ज़्यादा क्या है आज की 20 to 40 ईयर्स तक माना जाता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, उसके बाद ढलने लग जाता है, राइट। और लास्ट वाला है जेंडर, राइट, कि गर्ल्स में वुमेंस का स्ट्रेंथ कम होता है और मेंस का थोड़ा ज़्यादा होता है। मेंस का क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उनका जो हार्मोन लेवल है उसको कहते हैं, मेंस का हार्मोन को क्या कहते हैं, वो है द टेस्टोस्टेरोन, और वुमेंस का जो हार्मोन होता है वो है एस्ट्रोजन, राइट। तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, राइट, इंड्योरेंस। इंड्योरेंस मतलब क्या है कि जब हम बहुत दूर तक कोई काम कर, बहुत देर तक कोई कभी काम करते हैं, बिना थके हुए काम करते हैं, तो उसको इंड्योरेंस कहते हैं। आमतौर पर इसको हम स्टेमिना भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका नाम है इंड्योरेंस, राइट। एक लेमैन लैंग्वेज में इसको स्टेमिना कहते हैं, जबकि है नहीं, असल में इसको इंड्योरेंस कहते हैं, राइट। तो इसको फिजियोलॉजिकली कैसे इफेक्ट करता है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहला होता है मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक, यानी कि जिस इंसान में ऑक्सीजन इनटेक ज़्यादा है वो इंड्योरेंस का काम अच्छा करेगा। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो गया या बहुत देर तक काम करना बिना थके हुए, उसमें हेल्प करता है। मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक का मतलब क्या हुआ कि कितना ज़्यादा वो ऑक्सीजन अंदर इनहेल करता है और कितना ज़्यादा वो एक्सेल कर देता है CO2, राइट। तो ये जितना मैक्सिमम होगा उतना ज़्यादा इंड्योरेंस का पावर भी होगा। नेक्स्ट इज पल्मोनरी डिफ्यूजन। पल्मोनरी डिफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि लंग्स में हम जब इनहेल करते हैं तो वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स के अंदर जाता है पहले, तो वो जब लंग्स के अंदर गया तो वो थोड़ा इम्प्योर रहता है। तो इम्प्योर होने के बाद वो हमारा जो एयर सैक्स रहता है, राइट, एल्वियोलिस जिसको कहते हैं, एयर सैक्स, उसके थ्रू वो फिर लंग्स के आगे निकल जाता है, राइट। एयर सैक में जितने भी गंदगी है या वेस्ट प्रोडक्ट है वहीं पर रुक जाता है और बाकी फ्रेश ऑक्सीजन बाहर की तरफ चले जाता है, बाहर निकलता है, सीधा कहाँ पहुँचता है, हार्ट में पहुँचता है, राइट। तो वो जो है ना, वो लंग से निकल के जब हार्ट में पहुँचना होता है या ब्लड में मिलता है जाके, उसको कहते हैं पल्मोनरी डिफ्यूजन, राइट। तो ये जिसका जितना अच्छा होगा, स्पीडी होगा, उतना ज़्यादा वो इंड्योरेंस कैपेसिटी उसका ज़्यादा होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट इज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब हो गया 1 मिनट के अंदर कितना उसका जो हार्ट है वो पंप करता है। जिसका ज़्यादा पंप करेगा उसका उतना ज़्यादा इंड्योरेंस होगा, राइट। कम पंप करेगा तो कम इंड्योरेंस, जल्दी थकेगा वो। ओके, राइट। ओके, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ हार्ट रेट बीट्स पर मिनट, उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम ml पर मिनट, तो कितना 1 मिनट के अंदर जितना करेगा उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। लैक्टिक एसिड क्या है? अब जैसे कि हम लोग हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी होता है वो एनर्जी मतलब क्या काम है, हम कोई भी काम करने के लिए उस एनर्जी का यूज़ होता है। तो वो एनर्जी कैसे यूज़ होता है ना, हम जो ऑक्सीजन, ये जो सांस ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन जाके उस एनर्जी को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। वो एनर्जी हमें काम करने को अलाउ करता है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन लेना बंद कर दें या फिर ऑक्सीजन की बॉडी में जब कमी हो जाए, तब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। यानी कि एनर्जी तो दे रहा है लेकिन बिना ऑक्सीजन का, है ना। ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमें जब एनर्जी मिलता रहता है वो, यानी कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लगा है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में, राइट। तो यानी कि ऑक्सीजन की कमी है लेकिन एनर्जी तो दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है, तो उसमें क्या होगा, हम जल्दी से थक जाएंगे, है ना। बिना ऑक्सीजन के हम कब तक हमारा बॉडी काम करेगा। तो वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। तो जितना जल्दी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हमारे ब्लड में, उतना जल्दी हम थकेंगे। और जितना लेट में ये एसिड फॉर्मेशन होगा तो ज़रूर, सबका ही होता है, लेकिन जितना लेट में होगा उतना देर तक हम काम कर सकेंगे, क्योंकि जैसे ही ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लग जाता है ना, हम थकने लग जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है ब्लड में ज़्यादातर। लेकिन
एनर्जी देते रहता है उसमें, राइट। तो इस ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट है एनर्जी रिजर्व। हमारे बॉडी में हर समय ना एनर्जी रिजर्व में रहता है, जैसे कि फैट हो गया या फिर जो भी हमने खाना खाया वो एक्चुअली क्या है, जो सिस्टम है वो रिजर्व में ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। तो वो ग्लाइकोजन जैसे हम लोग काम करना शुरू करते हैं ना, वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर उसको हेल्प करता है हमें एनर्जी देने में। हम लोग जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों ही एनर्जी यील्डिंग फूड है ना, इन दोनों से हमें एनर्जी मिलती है। बस फ़र्क ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जब एनर्जी पहले देना शुरू करता है, और जब कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी से ख़त्म हो जाता है उसके बाद फैट एनर्जी देना शुरू करता है, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी जब खत्म हो जाता है उसके बाद अगर हम कुछ भी नहीं खाए, अगर दोबारा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाए कुछ घंटों तक भी, तो वो जो पीरियड है उस पीरियड में फिर फैट एनर्जी देना शुरू करता है, राइट। यही फ़र्क है दोनों में, राइट। तो ये एनर्जी रिजर्व किसी की बॉडी में जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा वो इंड्योरेंस का काम कर सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि जिसके बॉडी में जितना ज़्यादा फैट होगा वो नहीं, एक एनर्जी रिजर्व रहता है, राइट। एनर्जी सिर्फ फैट की बात नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा होगा। ओके, लास्ट वाला है रेड मसल फाइबर। पहले बात किया था हमने फास्ट और रेड स्लो मसल, है ना। रेड मसल फाइबर कौन सा होता है, स्लो ट्विच मसल फाइबर। तो जिसका रेड मसल फाइबर है वो इंड्योरेंस का काम अच्छा करेगा, राइट। और जिसका फास्ट ट्विच है वो स्पीड का काम अच्छा करेगा या फिर स्ट्रेंथ का काम अच्छा होगा उसका। यानी कि स्लो थोड़े से टाइम के लिए जो भी करता है वो फास्ट ट्विच मसल जिसका है वो अच्छा कर पाएगा, राइट। होता ये जो मसल फाइबर है होता सब में ही है ना। फास्ट ट्विच मसल और स्लो ट्विच मसल सब में होता है, हमारे मसल के अंदर सब में होता है। लेकिन किसी में स्लो ट्विच मसल ज़्यादा होता है, किसी में फास्ट ट्विच मसल ज़्यादा होता है। तो यानी कि जिसके पास स्लो ट्विच मसल ज़्यादा है ना, वो इंड्योरेंस का काम अच्छा कर सकता है। और फास्ट ट्विच जिसका है वो स्लो वाला काम, स्लो में मतलब थोड़े टाइम वाला काम, जैसे स्प्रिंटिंग हो गया या फिर कोई स्ट्रेंथ वाला एक्सरसाइज हो गया, है ना। स्ट्रेंथ वाला कोई परफॉर्मेंस हो गया जैसे वेट लिफ्टिंग या जिसमें कि मतलब स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वो फास्ट ट्विच वाले अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए सबसे बेस्ट है कि जब बचपन से ही कोई गेम्स को हम लोग चूज़ करते हैं, है ना, अगर हमें पहले से पता लगे कि किस तरह का मसल फाइबर्स है हमारे बॉडी में, तो हम लोग सही डिसीजन लेके हम किसी गेम को हम अपना कैरियर बना सकते हैं, किसी कैरियर के लिए बना सकते हैं, या फ्यूचर में जिस गेम में हम उतना ही एनर्जी लगा के जिस गेम को हम अच्छी तरह से खेल सकते हैं वही गेम हमें खेलना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होगा कि हम अगर चाहेंगे कि हम स्प्रिंटर बनेंगे, है ना, हम अगर कोशिश कर रहे हैं या हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं स्प्रिंटर बनने का, लेकिन हमारे मसल्स के अंदर स्लो ट्विच फाइबर ज़्यादा है या रेड मसल फाइबर ज़्यादा है, तो हम जितना भी प्रैक्टिस कर ले हम स्प्रिंटर नहीं बन सकते। तो ये भी अगर पहले से पता लगे तो हम आसानी होगा हमें हमारे ट्रेनिंग करने में, राइट। अच्छा, ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा, हाँ, स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पीड, ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट है। स्पीड क्या है कि स्पीडी अगर काम हम नहीं करेंगे तो क्या है, पीछे रह जाएंगे। हर चीज़ स्पीडी होना चाहिए, चाहे तो वो रनिंग हो, चाहे वॉकिंग हो, स्पीड वॉक हो, है ना। उस तरह से चाहे राइटिंग हो, चाहे तो कोई भी चीज़ हो, स्पीड से करेंगे तभी ये काम जल्दी होगा, राइट। ओके, ये इस स्पीड कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, राइट, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहला है फास्ट ट्विच मसल फाइबर, है ना। ये आगे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसका फास्ट ट्विच मसल फाइबर है वो अच्छा कर पाता है। फास्ट ट्विच मसल फाइबर कौन से वाले, जो वाइट वाले होते हैं वो फास्ट ट्विच होते हैं, वो स्प्रिंटिंग वर्क अच्छा कर लेता है, राइट। ओके, नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स। न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स के बारे में हम आगे भी डिस्कस किया हुआ है हमने कि कोई भी चीज़ हम जो भी करते हैं, चाहे थ्रोइंग करें या फिर रनिंग करें या कोई, सबसे पहला मैसेज जाता है हमारे माइंड में, नर्वस सिस्टम में, वहाँ से फिर दोबारा वापस आता है उस जगह पे, काम वो मैसेज भेजता है वो नर्वस सिस्टम कि ठीक है काम करना शुरू करो, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस जितना ज़्यादा है, जितना जल्दी है उतना जल्दी हम स्पीडी वर्क कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कोई स्प्रिंट लगाना है, ठीक है। स्प्रिंट में जैसे ही वो स्टार्टिंग में आते हैं ना, स्टार्टिंग में बोलते हैं ऑन योर मार्क्स सेट गो, तो ये वाला प्रोसेस गो बोलते ही एकदम से फास्ट भागते हैं, तो वो जिसका जितना ज़्यादा फास्ट है वो तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंडों में का काम होता है, जिसका जितना ज़्यादा है वो जल्दी अच्छा स्टार्ट ले पाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट इज
फ्लेक्सिबिलिटी, जो जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है उतना ज़्यादा वो स्प्रिंट उसका लगा पाएगा, यानी स्पीडी वर्क कर पाएगा। जिसका बॉडी स्टिफ है वो स्पीडी वर्क उससे थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा कि जो जो बॉडी बिल्डर्स रहते हैं उनका मसल्स तो बहुत होते हैं, लेकिन ठीक है वो स्पीड भागने को बोलो वो स्पीड उतना नहीं उठा पाते क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं होता उनका बॉडी, राइट। लेकिन दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो जितने भी स्पीड वाले हैं, यानी कि जो जो वर्ल्ड सर्किट में जो स्प्रिंटर्स होते हैं उनको तुमने देखा होगा कि वो बॉडी बिल्डर तरह का दिखते हैं, है ना। उनके आर्म्स वगैरह बहुत होते हैं, ठीक है ना, काफ़ी बाइसेप ट्राइसेप बहुत अच्छे होते हैं। वो लोग जानबूझ के वो सब बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं ना तो हमारा जो ऐसे तो पैरों से रनिंग करते हैं, लेकिन हमारा जो आर्म्स का रोल है ना वो बहुत बड़ा रोल है। तो उसका जो रोल है 25% है ना, बाकी 75% पैरों का रोल है। उस हैंड्स का जो रोल है वो है 25%, ठीक है। तो यानी कि जितना 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 स्ट्रेंथ होगा हाथों में उतना ज़्यादा हवा को वो आगे काटते हुए आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए वो उन लोग आर्म्स का भी एक्सरसाइज बहुत करते हैं, राइट। लेकिन हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी का ज़रूर ध्यान रखते हैं ताकि उनका बॉडी स्टिफ ना हो जाए। तो स्पीड में यही 3 फैक्टर्स हैं, ऐसे भी और भी है लेकिन ये 3 मेन फैक्टर्स है, राइट। ओके, एनर्जी स्टोर भी है कि जितना ज़्यादा एनर्जी स्टोर रहेगा उतना ज़्यादा हम स्पीड वर्क कर पाएंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। हम सबका बॉडी जो है ना फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, है ना। जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल उतना ज़्यादा हम इजीली काम कर पाएंगे। कोई न तो जर्क्स लग जाते हैं, हमारा जो मसल्स है वो ढंग से काम नहीं करता अगर बॉडी स्टिफ रहे तो ये फ्लेक्सिबिलिटी किस पर डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकली? वो है सबसे पहला जॉइंट स्ट्रक्चर। जो हमारा जो जॉइंट बना हुआ होता है ना, वो जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या है। मान लो कि कभी जॉइंट स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है ना, वो जो गैप होता है उनके दोनों हड्डियों के, मतलब एक तरफ से दो तरफ से हड्डी आके जहाँ जॉइंट होता है उसके बीच में कुछ फ्लूइड्स रहता है, उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। वो किसी में कम है या कोई गलत तरीके से कोई मूवमेंट कर रहा है तो वो धीरे धीरे ना वो फ्लूइड ख़त्म होने लगता। तो वो भी ठीक तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। उसका जो बनावट है वो भी सही सही होना चाहिए ताकि पूरा मूवमेंट हो। तो जिसका जॉइंट स्ट्रक्चर जितना अच्छा वो उतना फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो उसको थ्रू ट्रेनिंग वो अपना उसको ठीक कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है लिगामेंट इलास्टिसिटी। जो जॉइंट दिखाया था, जॉइंट में जो है ना दोनों तरफ, जॉइंट के दोनों तरफ या आगे पीछे भी जो है ना कुछ पार्ट्स रहते हैं, है ना। उसको जैसे कि ये जो सफ़ेद वाला जो पोर्शन दिख रहा है उसको कहते हैं लिगामेंट, ठीक है। तो लिगामेंट क्या है ना कि ये जॉइंट को होल्ड करके रखता है एकदम स्ट्रांगली। तो ये लिगामेंट जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा, इलास्टिसिटी होगा उसमें, राइट, वो उतना ज़्यादा उसका जो जॉइंट भी स्ट्रांग होगा और फ्लेक्सिबिलिटी का काम भी अच्छी तरह से कर पाएगा वो। नेक्स्ट है एज एंड जेंडर फैक्टर भी बहुत इफेक्ट करता है फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, है ना। छोटे बच्चे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, फिर जैसे जैसे आदमी बड़ा होता रहता है उनका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है ना। गर्ल्स का देखा जाए तो कभी कभार गर्ल्स का फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होता है ना। उसके बाद जैसे जब ओल्ड हो जाते तो उसमें फिर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो जाती है। तो एज एंड जेंडर भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करता है। हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट अब आ गया, हम जो एक्सरसाइजेस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ गया ये। तो उस एक्सरसाइजेस का क्या क्या इफेक्ट है हमारे अलग अलग सिस्टम्स पर। ऐसे तो बहुत सारे सिस्टम होता है लेकिन मेनली यहाँ पर कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। कार्डियो रेस्पिरेटरी मतलब दो इसमें मिला हुआ है सिस्टम। वो है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दोनों को मिला के एक्चुअली कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो इसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है ये भी हम आगे देखेंगे। और सेकंड वाला है मस्कुलर सिस्टम। तो इन दोनों सिस्टम्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट है, हम एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे अगर एक्सरसाइज करें तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं जिसमें लंग्स इन्वॉल्व है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें तो सबसे पहला फ़र्क कहाँ पर होता है कि इंक्रीज इन टाइडल वॉल्यूम। हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि एक बार का सांस लेना और एक बार के सांस छोड़ना, यानी कि एक साइकिल जो होता है उसमें हम कितना ज़्यादा सांस ले रहे हैं और कितना ज़्यादा सांस छोड़ते हैं, वो हो गया टाइडल वॉल्यूम, राइट। इसको हम वाइटल कैपेसिटी भी कहते हैं। तो जो जितना ज़्यादा फिट है, एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट है, वो लंबा सांस लेता है,
बैठे बैठे भी, जब नॉर्मल भी है तब भी लंबा ज़्यादा सांस ले रहा है और ज़्यादा सांस छोड़ रहा है। ये एक्चुअली टोटली फिटनेस के ऊपर है डिपेंड। कोई बंदा अगर फिटनेस का काम बिल्कुल नहीं करता, वो देखना उसके सामने बैठ के उसको सुन के देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, जल्दी सांस छोड़ रहा है, यानी कि उसका लंग्स जो है ना पुअर है, वो लंग्स का कंडीशन बहुत पुअर है। तो वो अगर रेगुलर बेसिस पे अगर वॉक करना शुरू करे या फिर रनिंग करना शुरू करे तो ये इंक्रीज हो सकता है, राइट। नेक्स्ट इज एरोबिक कैपेसिटी जो होता है वो डेवलप होता है, वो इंक्रीज होता है। जो एरोबिक इंड्योरेंस है, एरोबिक मतलब क्या होता है, जो भी काम हम सांस लेते हुए करते हैं वही एरोबिक है, ठीक है ना। तो अगर हम थोड़ा देर लंबे टाइम तक काम करें तो हमें हमारा सांस फूलने लगता है ना, यानी कि हमारे में इंड्योरेंस की कमी हो रही है। और जो जितना एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करेगा उसका इंड्योरेंस, एरोबिक इंड्योरेंस ज़्यादा होगा, वो लंबे टाइम तक काम कर सकेगा बिना थके हुए, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन मतलब ये जो जल्दी जल्दी सांस लेना है ना, तो वो फिर डिक्रीज होगा। यानी कि कई लोगों को तुमने देखा होगा कि थोड़ा सा भागते ही उनका सांस बहुत तेज़ी से चलने लग जाता है। तो जो जितना रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करेगा वो जो स्टेज है वो फिर डेवलप होने लगेगा, यानी कि काफ़ी देर तक भागने के बाद भी लंबा जोर से सांस नहीं ले रहा है, यानी कि उसका लंग्स जो है ना अभी स्ट्रांग हो रहा है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, यानी कि जितना स्पीड में, वो स्पीड धीरे धीरे कम होता है और नॉर्मल सांस में भी वो काफ़ी देर तक भाग भाग लेता है। उसके बाद है इम्प्रूव्स एरोबिक सॉरी इम्प्रूव्स मेटाबॉलिक सिस्टम। मेटाबॉलिक सिस्टम क्या है, ये जो मेटाबॉलिज्म है मेटाबॉलिक का ही है। ये क्या करता है कि हम जब भी खाना खाते हैं उस खाने से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है उस खाने से एनर्जी को निकालता है, ये मेटाबॉलिक सिस्टम है ना। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे हम एक्सरसाइज करें तो मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो हमारा इंक्रीज़ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का रिलीज़ होगा हमारे वर्क करने में, तो हमारा लंग्स भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट इज़ रेस्पिरेटरी मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। रेस्पिरेटरी मसल्स में कौन कौन से होंगे, जैसे लंग्स का मसल हो गया, है ना। उसके बाद जितने भी उसके अंदर के जो प्रोसेस है, जितने भी उसके जो पार्ट्स है वो सब स्ट्रॉन्ग बनेगा। वो जितना स्ट्रॉन्ग है, लंग्स जितना स्ट्रॉन्ग है वो उतना ज़्यादा होल्ड कर पाएगा, जो ऑक्सीजन है ज़्यादा ऑक्सीजन को ले पाएगा और छोड़ भी पाएगा। क्योंकि और ये अगर वीक रहे तो ज़्यादा सांस भी नहीं ले पाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, है ना। इसीलिए लंग्स का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस पावर इंक्रीजेस। किसी भी तरह का रेजिस्टेंस पावर, जैसे मान लो कि पोल्यूटेड एरिया में है या फिर ऑक्सीजन लेवल जो अंदर गया, जो भी हमने सांस लिया है अंदर, वो अगर उतना फ्रेश नहीं हो फिर भी लंग्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको उसको ले लेता है, उसको रेजिस्ट कर लेता है, ठीक है ना। और पुअर अगर है तो उसको ले नहीं पाता, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर देता है बॉडी में। जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, तो जिसका रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होगा, है ना, तो वो उसको रेजिस्ट कर लेता है और बाहर बाहर से ही जो है उसको फिर बाहर कर देता है, या अगर अंदर चला भी गया तो कुछ टाइम बाद वो ठीक भी हो जाता है, क्योंकि उसका जो मसल स्ट्रॉन्ग्स है, उसके बाद रेजिस्टेंस पावर भी ज़्यादा अच्छा है। फिर है इंक्रीज इन रेसिडुअल एयर वॉल्यूम। रेगुलर एक्सरसाइज से जो रेसिडुअल एयर वॉल्यूम है वो फिर इंक्रीज होता है। रेसिडुअल एयर वॉल्यूम क्या होता है कि जब हम एक्सेल कर देते हैं ना, जब हम सांस को छोड़ देते हैं उसके बाद भी थोड़ा सा एयर जो है ना, थोड़ा सा ऑक्सीजन वो हमारे लंग्स के अंदर रहता है, पूरा पूरी नहीं जाता है। तो वो क्यों होता है कि वो एक समझ लो कि जैसे कि हमारे बाइक्स में या इसमें होते हैं ना कि रिज़र्व में लग गया, तो रिज़र्व में आने के बाद भी कुछ थोड़ा सा रहता है ना, तो इसलिए रहता है कि चलो जल्दी से भरवा लो, है ना। उसी तरह से एक रेसिडुअल एयर वॉल्यूम है जो कुछ रह जाता है हमारे उसमें। तो जो जितना ज़्यादा फिट होगा उसमें ज़्यादा एयर रहेगा, तो ज़्यादा एयर रहने से क्या होता है, हम लंबे टाइम तक और काम कर सकेंगे, थकने के बाद भी काम कर सकेंगे। तो ये रेसिडुअल एयर वॉल्यूम का इंक्रीज़ होता है, ठीक है ना। रेसिडुअल एयर वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो हम एनारोबिक काम भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। एनारोबिक यानी कौन सा होता है, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो भी काम करते हैं, कि सांस बंद करके जो भी हम काम करते हैं ना, वो भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये अच्छा तो वो ज़्यादा करेगा जो रेसिडुअल एयर वॉल्यूम जिसका ज़्यादा है, राइट। और लास्ट वाला पॉइंट है इंक्रीज नंबर ऑफ एल्वेओलीज। एल्वेओलीज क्या होता है, एल्वेओलीज जो एयर सैक्स होते हैं हमारे जो लंग्स है उसके अंदर कुछ एल्वेओलीज होते हैं, उनका काम होता है जो भी हम सांस बाहर से ले रहे हैं उसको फिर समझ लो कि छानते हैं वो, है ना। छान के फिर फ्रेश ऑक्सीजन अंदर भेजता है, लंग्स के तरफ हार्ट्स के तरफ भेजता है, ठीक है ना। तो एल्वेओली का काम है उसको छानना, जो भी गंदगी है उसको छान के आगे फ्रेश ऑक्सीजन हार्ट की तरफ भेजना।
वो किस में है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सा इफेक्ट होता है ना, हमारा जो हार्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जितना भी पार्ट्स है, वो कैसे फ़र्क पड़ता है उनमें अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें तो उसमें सबसे पहला है जो फ़ायदा होगा हमारा, इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ हार्ट। हार्ट का साइज़ जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, ब्लड वापस आएगा, फिर ब्लड पंप करके आगे भेजेगा। आगे भेजना यानी कहाँ तक, हमारे ब्लड से जो हार्ट जो है ना 24 आवर्स काम करते रहता है, और ब्लड से जो ब्लड है हार्ट से निकलने के बाद जितने भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी तो सेल से ही बना हुआ है ना, उन सेल्स तक पहुंचता है, और उस सेल से जो पहले से जो ऑक्सीजन है वो अभी CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही मतलब वो एनर्जी दे देता है, फिर CO2 में कन्वर्ट, तो फिर वही जो ब्लड अंदर गया सेल्स के, उसको फिर CO2 को वापस ले आके हार्ट में पहुंचा देता है। ठीक है ना, तो ये जो है इंक्रीज द साइज ऑफ हार्ट, तो जितना बड़ा हार्ट होगा उतना ज़्यादा ये प्रोसेस अच्छी तरह से होगा, राइट। ओके, दूसरा है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में कितना ब्लड उसने पंप किया और कितना ब्लड वो अंदर वापस अपने तरफ ले आया। जो जितना ज़्यादा पंप करेगा हार्ट, उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो ये जिसका कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है उसको एडवांटेज होता है। तो ये रेगुलर एक्सरसाइज से कार्डियक आउटपुट का जो कैपेसिटी है इसको इंक्रीज किया जा सकता है, राइट। ओके, देन कम्स रेस्टिंग पल्स रेट डिक्रीजेस। रेस्टिंग पल्स रेट यानी कि जब जब आदमी काम नहीं कर रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है या फिर लेटा हुआ है, तो उस टाइम पे उसका जो पल्स रेट है वो होने चाहिए कितना, 72। एग्जैक्ट 72 नहीं, 72 प्लस माइनस चलता है थोड़ा बहुत, है ना, वो उसको एक एवरेज लिया गया है। तो रेस्टिंग पल्स रेट डिक्रीजेस, तो जितना कम रहेगा वो उतना ज़्यादा वो उसका हार्ट फिट रहेगा, राइट। कम रहेगा बोले तो जैसे कि मान लो कि कोई अगर कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसका अगर पल्स रेट नापा जाए तो तब भी पता लगा 100 के आसपास आ रहा है ना, या 95 आ रहा है, या 90 आ रहा है, 85 भी अगर आए तो भी अच्छा नहीं है ना। यानी कि 72 के आसपास होना चाहिए जब रेस्ट पोजीशन पे है, और कम हो तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। 60 अगर हो तो बहुत अच्छा है, यानी कि हार्ट उसका बहुत स्ट्रांग है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन। हमारे जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का काम है कैरी करना, है ना, और न्यूट्रिशन को और ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे हर तरह का जो सेल्स है उसमें पहुंचाना। तो जितना ज़्यादा हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा हमारा हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ होगा, राइट। और साथ में अगर हमारा न्यूट्रिशन भी अच्छा हो तो हीमोग्लोबिन का इंक्रीज़ होना पक्का होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज़ डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, एक्चुअली जनरली देखा गया है कि जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं ब्लड प्रेशर और ब्लड सर्कुलेशन में। एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन यानी कि जो हार्ट से लेकर सर्कुलेट होके वापस आ रहा है CO2 को लेके, वो उसको सर्कुलेट कहते हैं। तो वो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है। लेकिन ब्लड प्रेशर क्या होता है कि ये जो ब्लड जो जा रही है ना, ब्लड फिर थिक होने लगता है, मोटा होने लगता है। तो जो जितने भी ब्लड वेसल्स है उसमें ना प्रेशर बनाता है वो, है ना। तो वो जितना ज़्यादा यानी कि ब्लड जितना ज़्यादा थिन होगा यानी पतला होगा उतना ज़्यादा अच्छी तरह से सर्कुलेट करेगा। और वही चीज़ अगर मोटा हो जाए तो सर्कुलेट ठीक नहीं करेगा, तो ब्लड वो प्रेशर डालता है उस पर, जितने भी ब्लड वेसल्स है प्रेशर डालते रहता है। तो ये धीरे धीरे कम होते लगेगा, है ना। एक्सरसाइज अगर रेगुलर बेसिस पे करे तो ये कम होगा, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम धीरे धीरे जाते रहेगा, है ना। जिसका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो रेगुलर बेसिस पे अगर एक्सरसाइज करे, रेगुलर बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन रेगुलर करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट इज़ फास्टर हीलिंग। फास्टर हीलिंग मतलब कि कोई भी चोट लग जाए या कोई भी तरह का जल्दी जल्दी ठीक हो जाना, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर सही है, अगर स्ट्रांग है, हार्ट स्ट्रांग है, तो वो उतना ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, और जितना ज़्यादा ब्लड जो है उस अफेक्टेड एरिया में जाएगा, है ना, फ्रेश ब्लड हर बार, तो वो जल्दी जल्दी उसको ठीक भी करने लगेगा। और अगर इम्प्योर ब्लड है तो उसको ठीक करने के बदले और ख़राब करते जाएगा काफ़ी दिनों तक, फिर उसमें काफ़ी दवाइयाँ लगाओ। मतलब बेटर है कि सबसे बेस्ट होता है, इसीलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज जो है ना सबसे बेस्ट मेडिसिन है। रेगुलर एक्सरसाइज करो, कभी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, फास्टर हीलिंग भी होगा। नेक्स्ट इज़ रिडक्शन इन कोलेस्ट्रॉल। हमारे बॉडी में जो भी हम खाते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल आता है। तो अब ये कोलेस्ट्रॉल डिपेंड करता है कि किस तरह के कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, ठीक है।
कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, एक गुड वाला एक बैड वाला। बैड कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल कहते हैं, और गुड वाले को एलडीएल, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि वो वाला कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है। ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल जो फैट हम खाते हैं उसमें भी दो तरह का फैट होता है, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। तो हमें सैचुरेटेड फैट्स को नहीं खाने चाहिए, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और अनसैचुरेटेड में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। सैचुरेटेड वाला कौन सा होता है? जो कि घी हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, है ना, जितना भी एनिमल फैट होता है वो सैचुरेटेड वाले होते हैं। और अनसैचुरेटेड वाले में जैसे सरसों का तेल हो गया, या फिर सनफ्लावर ऑयल हो गया, या ऑलिव ऑयल हो गया, ये होते हैं जो अनसैचुरेटेड है। इनको हमें खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इनमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है अगर हमारे बॉडी में पहले से है तो रेगुलर एक्सरसाइज से ये कम होने लग जाता है। नेक्स्ट इज़ न्यू कैपिलरीज आर फॉर्म। कैपिलरीज यानी कि हम ब्लड वेसल से हमारे बॉडीज़ में जो पार्ट जो ब्लड है वो पहुंच रहा है, तो जितना उसको ये जो ब्लड वेसल से वो आगे जाके ना और पतले पतले उसमें डिवाइड रहता है, ताकि हर हर उसमें हर सेल्स में हर पार्ट में अच्छी तरह से पहुंच पाए। तो रेगुलर एक्सरसाइज से ये कैपिलरी भी डेवलप होने लग जाता है, मतलब कि 2 से 3, 3 से 4 इस तरह से ना मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं वो, है ना। तो जितना ज़्यादा कैपिलरी होगा यानी कि उतना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है अब हर पार्ट में। ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सरसाइज से कैपिलरी का डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से हो जाता है। लास्ट पॉइंट है रिटर्न टू नॉर्मल पल्स क्विकली। देखो, किसी का भी फिटनेस अगर चेक करना हो ना, तो जो नॉर्मल होने में वो कितना टाइम लगा रहा है, ये अगर पता लग जाए तो ये पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई भी तुम्हारे सामने, या तुम खुद को भी चेक कर सकते हो कि कोई कोई इंडोरेंस का काम किया, लंबे टाइम तक भाग के आए, या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जिसका जितना कैपेसिटी है उतना भाग के आने के बाद थक जाता है ना, सांस रुकने के बाद भी सांस तेज़ी से चलती है, तो वो तेज़ी वाला सांस से लेकर नॉर्मल सांस तक कितना टाइम लगा रहा है, वो हो गया रिकवरी। तो जो जितना जल्दी नॉर्मल हो जाता है उतना वो फिट है, यानी कि उसका लंग्स और जो हार्ट है बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है। कईयों को देखा होगा कि 3rd या 4th फ्लोर तक अगर सीढ़ियों से जाए तो बेचारे थक जाते हैं बहुत जल्दी, है ना, तब पहुँचते पहुँचते थक जाते हैं, यानी कि पहुँचने से पहले ही थक जाते हैं। उसके बाद नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लगाते हैं वो, है ना। और उनमें से कई ऐसे भी हैं जो गए और विद इन ए मिनट वो नॉर्मल हो गए, आधा मिनट के अंदर अंदर वो नॉर्मल हो गए, यानी कि उनका लंग्स स्ट्रांग है ना, और हार्ट भी स्ट्रांग है काफ़ी। तो ये नॉर्मल पल्स में आने में हेल्प करता है। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज जो करेगा उसका जल्दी जल्दी नॉर्मल होगा, है ना, हार्ट रेट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज और मस्कुलर सिस्टम। ये लास्ट वाला सिस्टम है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल। जो मसल्स है उसका जो साइज़ है वो जितना अच्छा रहेगा, बड़ा रहेगा, उतना ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, है ना। जितना उसका जो साइज़ है ना, कम अगर मसल रहेगा तो उसमें पावर स्ट्रेंथ भी कम रहेगा, या बाकी क्वालिटीज़ भी कम रहेंगे। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे मसल्स का साइज़ भी ठीक रहेगा और साथ में स्ट्रॉन्ग भी रहेगा मसल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है फास्टर रिकवरी। एज आई सेड बिफोर कि जो रिकवरी पीरियड है वो जल्दी हो जाएगा, और राइट, जल्दी जल्दी से जल्दी वो नॉर्मल होगा वो, राइट। अच्छा, उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज। ये भी पहले डिस्कस किया है। ज़्यादा से ज़्यादा कैपिलरीज जब फॉर्मेशन होगा तो ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा हर हर पार्ट में, ठीक है ना। रेगुलर एक्सरसाइजेस से ये कैपिलरीज डेवलप होगा, राइट। हर पार्ट में जब मसल्स के हर पार्ट में पहुंचेगा तो मसल का डेवलपमेंट भी सही होगा। डीलेस फैटिग, जल्दी थकेगा नहीं वो। मसल्स में अगर पावर होगा उसमें, अच्छा एनर्जी पहुंचेगा, अच्छा ब्लड पहुंच रहा है, तो वो थकेगा भी कम। थकेगा एक टाइम पे तो आके सभी थकते हैं, लेकिन वो लेट में थकेगा वो। एफिशिएंट यूज़ ऑफ डाइट। जो भी डाइट हम खाते हैं, जो वो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें तो उसका सही तरीके से उसका यूज़ होगा। वरना क्या है कि लोग लोग क्या करते हैं कि दिन भर में कोई काम वाम नहीं करते ठीक से, बैठे ही रहते हैं और फिर वो प्रोटीन खाते रहते हैं। उसका फ़ायदा नहीं है ना कोई, है ना। प्रोटीन का यूज़ तो तब होगा जब तुम यहाँ बर्न करोगे, उसके बाद प्रोटीन को लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। वरना दिन भर में ज़्यादा कुछ काम हुआ ही नहीं, साथ में और बहुत सारा खा लिया, प्रोटीन खा लिया, फिर कहेंगे कि मैं तो बहुत कुछ खा रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा बॉडी बन नहीं रहा है। बनेगा कैसे जब तक वो प्रोटीन अंदर जाके वो बर्न ही ना हो, है ना। तो इफ़िशियंट यूज़ ऑफ डाइट, अच्छा एक्सरसाइज करोगे, रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो डाइट का जो भी हमने खाया उसका यूज़ भी होगा बॉडी में जाके। लास्ट पॉइंट है बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर मतलब नर्व, हमारा जो नर्वस सिस्टम है
और मसल, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, है ना। जो भी हम लोग नर्वस सिस्टम से और न्यूरो, इससे जो यानी कि नर्वस सिस्टम से हमारा नर्व जुड़ा हुआ होता है, तो जो भी हम सोचेंगे, जो भी हम करेंगे, वो मसल्स भी उस तरह से काम करने लग जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम माइंड से सोच रहे हैं, न्यूरो से सोच रहे हैं कि मैं इस बॉल में मैं किक मारूंगा, जोर से लंबा शॉट मारूंगा, तो वो सच में हम मार पाएंगे। और अगर ये कोऑर्डिनेशन ना हो तो क्या होता है कि हम मेंटली तो सोच रहे हैं कि इस बॉल में मैं किक मारूंगा जोर से, लेकिन फिर जोर से लग ही नहीं रहा है, या तो लग ही नहीं रहा है, या तो बॉल में कभी कभी ऐसा होता है कि बॉल को हम कनेक्ट भी नहीं कर पाए। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन की कमी होती है नर्वस सिस्टम में और मस्कुलर सिस्टम में। तो रेगुलर एक्सरसाइजेस से इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो डेवलप होता है। तो इस तरह से जो इफेक्ट है एक्सरसाइजेस के, ये हमने तीनों सिस्टम्स के बारे में जाना। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक, वो है स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स खेलते हुए कौन कौन से इंजरीज हो जाते हैं। तो उसमें हो गया, दो तरह के इंजरीज जनरली होते हैं। एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सॉफ्ट टिश्यूज यानी कि मसल से रिलेटेड जो इंजरी है, मसल और स्किन से रिलेटेड, वो हो गया सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, राइट। स्किन इंजरी एंड मसल इंजरी, राइट। और दूसरा है हार्ड टिश्यू इंजरी, यानी कि हार्ड टिश्यू यानी कि बोन्स जो होता है ना, हमारे हड्डियों का जो इंजरी होता है, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है फ्रैक्चर और दूसरा है डिसलोकेशन, राइट। फ्रैक्चर यानी कि बोन्स जो टूट जाते हैं या क्रैक हो जाते हैं, वो फ्रैक्चर है। और डिसलोकेशन वो होते हैं जब हमारा जो जॉइंट है, उन जॉइंट खुल जाते हैं, है ना। जॉइंट दो दो बोन आके जो एक जगह जुड़े हुए हैं, वो अपने जगह से हट जाते हैं, वो डिसलोकेशन कहते हैं उसको, राइट। कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में हम देखेंगे, तो उनमें है स्किन इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू में पहला हम स्किन इंजरी देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मसल इंजरी, राइट। तो स्किन इंजरीज कौन कौन से हो गए। सबसे पहला है कंट्यूशन, राइट। कंट्यूशन आमतौर पर ये काफ़ियों का होता है, यानी बल्कि मैं तो कहूँगा सबका ही होता है कभी ना कभी। इट हैपेंस ड्यू टू डायरेक्ट हिट बाई एनी सॉलिड थिंग। कोई भी हार्ड चीज़ से जब हमें लग जाता है, बॉल वॉल लग जाता है ना, तो वो पोर्शन नीला पड़ जाता है, तो उसको कहते हैं कंट्यूशन। याद रखना, इस इमेज से भी पता लग रहा है, वो जगह नीला पड़ जाता है, वो उसको कहते हैं कंट्यूशन, राइट। दूसरे तरह का जो इंजरी हो गया स्किन इंजरी, उसको कहते हैं एब्रेशन। एब्रेशन यानी कि छिल जाता है कोई जगह ना, उसको क्या, एब्रेशन ऑकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि नीचे गिरने के बाद अगर घिस गया नीचे तो वो जगह छिल जाता है, उसको कहते हैं एब्रेशन, राइट। इस तरह का छिल जाता है, राइट, ओके। फिर है लैक्रेशन। छिल तो जाता है, उसके बाद कट भी जाता है, उस एरिया में ना कट जाता है, ब्लड आता है, राइट। यानी कि इट इज़ अ टाइप ऑफ वोंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय टीयरिंग द सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज, राइट। इस तरह से कट भी जाता है उंगलियों में या किसी भी पार्ट में, इतना जोर से लगता है कि वो जगह कट जाता है और ब्लड आने लग जाता है। तो ये हो गया स्किन इंजरीज। बाद है मसल इंजरीज। मसल इंजरीज जनरली दो तरह के होते हैं, है ना। एक होता है स्ट्रेन, दूसरा होता है स्प्रेन। स्ट्रेन क्या है, जो मसल्स में जो इंजरी होता है वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन इज ए मसल इंजरी दैट कैन बी माइल्ड एज वेल एज सीवियर, जो कम भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है ना। डिपेंड करता है कि वो उसका इम्पैक्ट कितना लगा, ओके, राइट। देखो जैसे कि मतलब है ना, कभी कभी जैसे कि हमारा जो काफ मसल होता है वो खिंच जाता है और उसमें इंजरी हो जाता है, या कोई भी हमें किक मारते हुए या रनिंग करते हुए हमारा मसल्स जो है ना स्ट्रेन हो जाता है उसमें, राइट। और दूसरा है स्प्रेन, ये है लिगामेंट इंजरी। लिगामेंट यानी किसको लिगामेंट कहते हैं कि जॉइंट्स के, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, जितने भी तरह के जॉइंट्स हैं, छोटा या बड़ा, जैसे नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, तो दोनों जॉइंट को जोड़ने के लिए दो कुछ लिगामेंट रहते हैं जो उन जॉइंट्स को जोड़ के रखते हैं, ठीक है ना। तो उस लिगामेंट में अगर कोई इंजरी हो जाए तो दैट इज़ नॉन एज स्प्रेन, राइट। इस तरह से जैसे कि जैसे एंकल जॉइंट हो गया, राइट, उसमें अगर पैर मुड़ गया तो उसका जो लिगामेंट है वो डैमेज हो सकता है, राइट, ओके। नेक्स्ट इज हार्ट टिश्यू इंजरी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसमें कौन सा सबसे पहला है, डिसलोकेशन। डिसलोकेशन क्या है कि जैसे मैंने कहा, दो बोन्स के बीच में जो होता है ना, दो बोन आके एक जगह जब जुड़ते हैं, उसको उसको जॉइंट कहते हैं। और उस जॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो जॉइंट अपने जगह से हट जाता है, एक बोन दूसरे दूसरी तरफ चढ़ जाता है या साइड हट जाता है, तो उसको कहते हैं डिसलोकेशन। तो सबसे पहला हम देखेंगे जैसे शोल्डर डिसलोकेशन। क्या होता है कि ये जो शोल्डर डिसलोकेशन पहले वाले इमेज में दिख रहा है, शोल्डर है ना, जॉइंट, दोनों जॉइंट सही जगह पर है। फिर अगर मान लो कि कभी जर्क लग गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, बाइक से गिर गए, या कोई जोर से हेड ऑन कॉलिशन हो गया फुटबॉल खेलते हुए, या कोई भी गेम का आपस में टकरा गए,
तो गिर गए तो उसकी वजह से भी क्या हो गया कि जॉइंट जो है ना अपने जगह से हट जाते हैं, तो उसको कहते हैं शोल्डर। हाँ, फिर हम आगे देखेंगे जैसे कि रिस्ट में या एंकल डिसलोकेशन में पैर इतना ज़ोर से मुड़ जाता है कि अपने जगह से वो जॉइंट हट जाता है, फिर वो डॉक्टर्स उसको खींच के ठीक कर देते हैं, राइट। तो लेकिन इतना याद रखना कि एक बार अगर डिसलोकेशन हो जाए किसी भी जॉइंट में तो उसका 100% ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक होने के बाद भी उस वाले पोर्शन का मतलब 100% ठीक होना बहुत मुश्किल है। दोबारा अगर हल्का सा भी जर्क लगता है फिर डिसलोकेट हो जाता है। तो इसलिए डिसलोकेशन होने से बचना चाहिए, है ना। किसी कहीं भी अगर लगे कि हाँ भाई टक्कर हो सकता है या गिर सकते हैं तो उससे हमें बचना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज फ्रैक्चर। फ्रैक्चर यानी बोन्स के बीच में जो क्रैक लग जाते हैं या टूट जाते हैं वो है फ्रैक्चर। इट्स ए कंप्लीट पार्शियल ब्रेक और क्रैक इन बोन, राइट। सबसे पहला जो फ्रैक्चर है टाइप है वो है सिंपल फ्रैक्चर, जिसमें क्रैक लग जाता है या आधा बोन टूटता है, पूरा पूरी नहीं टूटता है, राइट। ये है ये जो इमेज है इसको याद रखना, पूरा नहीं टूटता है, इसलिए इसको सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट वाला है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में टूटता तो है ही है, साथ में पूरा पूरी टूट जाता है और स्किन से भी कभी बाहर निकल आता है, तो इसको कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं इसके, राइट। ये हो गया कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ये इमेजेस याद रखना है ना, एमसीक्यू में इमेज दे देंगे और इमेज पूछा जा सकता है कि ये कौन सा फ्रैक्चर है बताओ, है ना। उसमें बहुत ये 3-4 फ्रैक्चर्स का नाम दे दिया, ये ठीक से देख के जाना है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो जो बोन्स है वो बेंड भी हो जाता है इतना उसका जो इम्पैक्ट से, और साथ में कुछ पोर्शन टूट भी जाते हैं उसके, ना क्रैक लग जाते हैं। तो ये इस तरह का होता है ना, बेंड भी हो गया और साथ में थोड़ा क्रैक भी हो गया, राइट। तो इस तरह के जनरली बच्चों में भी ये चीज़ देखा जाता है, क्योंकि बच्चों का जो बोन्स होता है वो थोड़ा सा वीक हो रहता है ना, लूज रहता है, जिसकी वजह से हल्के से उसमें भी बोन टेढ़ा हो सकता है। ऐसे तो किसी का भी हो सकता है ये, है ना। नेक्स्ट इज कम्युनी comminuted fracture। comminuted when any bone is broken into 3 or more pieces, राइट। ये कम्युनेटेड, लेकिन इसमें क्या है ना कि ये स्किन से बाहर नहीं आते इस कम्युनेटेड में, और कंपाउंड फ्रैक्चर में यही फ़र्क है, राइट। तो इसमें बहुत सारे लेकिन स्किन से बाहर नहीं गया, तो ये हो गया कम्युनेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स ऑब्लिक फ्रैक्चर, राइट। ट्रांसवर्स ऑब्लिक में जैसे कि ये इस तरह से या तो डायगोनल उसमें भी ब्रेक होते हैं, या तो सीधा ब्रेक हो गया, ये है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। बहुत ज़ोर से अगर इम्पैक्ट लगा तो वो उसमें क्या होता है कि जैसे कि मतलब एक बोन दूसरे बोन के अंदर मतलब कंप्रेस होके चढ़ जाता है, ठीक है ना, ये हो गया इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो इस तरह से जितने भी इमेजेस दिखाए इन सबको ध्यान में रखना, या फिर इसके लिए हम रिवर्स कर करके हर सबको पॉज करके देख सकते हो, है ना। एक बार माइंड में इस पिक्चर को बिठा लेना कि कौन सा फ्रैक्चर को क्या कहते हैं और उसको दो देखने में कैसा होता है, राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग से ज़रूर है, लेकिन 2-3 बार अगर ध्यान से देख लिया जाए तो ये ज़रूर हो जाएगा, राइट। ओके, फर्स्ट एड लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड को क्या कहते हैं? फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट हेल्प विच इज़ गिवन टू द वोंडेड और एक्सीडेंटल विक्टिम बिफोर टेकिंग हिम टू हॉस्पिटल। जो पहला जो स्टेप है हॉस्पिटल जाने के पहले, या तो पट्टी बांध लेना या कुछ उसको सपोर्ट दे देना, है ना, या फिर कोई ऐसा कुछ कर देना ताकि उसका ब्लड आना बंद हो जाए, है ना, पट्टी लगा देना। तो इसको फर्स्ट एड कहते हैं, पहला वाला जो स्टेप है, इसलिए फर्स्ट नाम दिया गया है, राइट। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना। ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहला है टू प्रिजर्व लाइफ, ताकि उसका जान बच जाए। एकदम से हॉस्पिटल पहुंचने के पहले भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे दिया जाए ताकि वो जान बच जाए। कभी कभी तो फर्स्ट एड से ही भी ठीक हो जाते हैं, राइट। दूसरा है टू एलिवेट पेन, ताकि पेन बहुत ज़्यादा ना हो, तो इसको भी कम करना। मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस अनबियरेबल पेन, राइट। एंड देन कम्स टू प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, बहुत ज़्यादा ख़राब होने से उसको पहले से बचा लेना, है ना। अगर मान लो कि कुछ हो गया, उसका ब्लड निकलते ही रहा, तो वो है ना केस वर्स्ट हो सकता है। उसके बाद है टू प्रोमोट रिकवरी। टू प्रमोट रिकवरी, जल्दी से जल्दी रिकवर हो, इसलिए फर्स्ट एड को दे दिया जाता है, राइट। ओके, तो फिर स्टूडेंट्स
इसको वॉच करने के लिए इस वीडियो को, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि इसके बाद वाला जो भी वीडियो है वो ज़रूर आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसके लिए अच्छा studycbse.in जो मेरा जो चैनल है, सॉरी जो वेबसाइट है, उसमें ज़रूर विज़िट करें ताकि इसको डिटेल्स में सारे नोट्स मिले। वहाँ पर सारे नोट्स दिए गए और डिटेल्स में है, राइट। इसको ज़रूर विज़िट करें। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जितने भी चैप्टर्स हैं सबके लिंक मैं दे दूंगा, उसमें विज़िट ज़रूर करें। थैंक यू, सी यू अगेन, लवली।